आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश पी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क को नहीं करना चाहिए अपने तंग नजर और तफरीका अंगेज एजेंडे पर अमल। राज्यसभा में आज बैंकिंग कानून के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम करने वाले बिल हो सकते हैं मंजूर। लोकसभा में आज भी बजट पर बहस की उम्मीद। एक मुल्क एक इलेक्शन पर जेपीसी इजलास का अगला दौर आज। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन पेश करेंगे अपनी तजवीज़। दिल्ली में 27 साल बाद आज बीजेपी हुकूमत पेश करेगी अपना बजट। जमुना की सफाई, फिजाई आलूदगी, तालीम, सेहत पर स्कीमों का हो सकता है ऐलान। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर आयद की 25% ड्यूटी। गैर कानूनी तारिकीन वतन के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर। और अब खबरें तफसील से। इन दिनों पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ वजारतों से मुताल्लिक बजट इल्तजामात पर बहस जारी है और इसी कड़ी में आज राज्यसभा में वक्फा सिफर और वक्फा सवालात के अलावा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बैंकिंग कवानीन तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने और इसे पास कराने की तजवीज़ पेश करेंगी। और इसके अलावा मरकजी वजीर अमित शाह डिजास्टर मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2024 को पास करने की तजवीज़ पेश करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट उमूर की वजारत से मुताल्लिक मुतालबात ज़र के बारे में बयान देंगे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ वजारतों की रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी। और इसके अलावा आज लोकसभा में बजट पर मजीद बहस होगी। एक मुल्क एक इलेक्शन पर मुश्तरका कमेटी के अगले दौर की मीटिंग आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में होगी। इस मीटिंग में एक मुल्क एक इलेक्शन के हवाले से कानूनी माहिरीन से तजवीज़ ली जाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज DL पटेल मीटिंग में अपनी तजवीज़ पेश करेंगे और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी निधि भी अपने ख्यालात पेश करेंगे। PP चौधरी की सरबराही में JPC इस मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स की राय ले रही है। इनमें तलबा, किसान, सहाफ़ी, जज, सियासी जमातें शामिल हैं। और एक मुल्क एक इलेक्शन पर मुश्तरका कमेटी का अहम इजलास 25 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसमें एक मुल्क एक इलेक्शन पर कानूनी माहिरीन से तजवीज़ ली जाएंगी। हमारे नामानिगार अमरिंदर गुप्ता ने JPC के चेयरमैन PP चौधरी के साथ खुसूसी बातचीत की है। JPC के चेयरपर्सन PP चौधरी साहब हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की ओर लगातार देश आगे बढ़ रहा है और आपकी कमेटी लगातार काम कर रही है। देखिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है और एक अलग तरह का जोश है सभी सदस्यों में भी और मुझे आम जन का भी लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उसके पक्ष में। और कल जो है कमेटी के सामने इंटरेक्शन के लिए कई मेंबर्स की क्लैरिफिकेशन है, जैसे कानून के भारत के संविधान के तहत संविधान सम्मत है या नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के DN पटेल साहब आ रहे हैं और दूसरा हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमानी जी आ रहे हैं। तो दोनों जो हैं करीब 3 बजे से बैठक हमारी शुरू होगी। चौधरी साहब, एक कमेटी ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से लोग आएंगे, लगातार विधिक से जुड़े लोग, कुछ युवाओं को, कुछ लोगों से, तो किस तरह की लिस्ट है और कितने कैटेगरीज में उनसे आप बात करेंगे? देखिए, वैसे कैटेगरीज हमने करीब 22 कैटेगरीज बनाई हैं। उस कैटेगरीज में जैसे पॉलिटिशियन भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं और लीगल फ्रेटर्निटी के जैसे जुडिशरी से हैं या सीनियर एडवोकेट्स वगैरह वो भी हैं। फिर आप देखिए कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी हैं, थिंक टैंक्स भी हैं और एजुकेशन से संबंधित टीचर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट यूनियंस भी होगी, लेबर यूनियन भी होगी, फार्मर्स भी होंगे। जिस तरह के संवाद, जिस तरह के स्टेक होल्डर से सुझाव आ रहे हैं, कितना वैल्यूबल समझ रहे हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए चेयरपर्सन? देखिए, जो सुझाव आ रहे हैं
कभी भी इंटरेक्शन जो होता है ना, और उसमें जो सुझाव मिलते हैं वो हमेशा फ़ायदे के होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे हमने सोच लिया वो ठीक सोच लिया, ऐसा नहीं है। तो ये सारा का सारा उससे इमेंस फ़ायदा मिलेगा। जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कमेटी को रिकमेंड करने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन नेशन वन इलेक्शन की संयुक्त कमेटी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लगातार एक देश एक चुनाव को लेकर न सिर्फ स्टेक होल्डर्स की राय ली जा रही है, बल्कि कई अहम सुझाव लगातार कमेटी के पास आ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली। और दिल्ली असेंबली में आज साल 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला और वजीर खजाना रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी। तकरीबन 27 साल बाद बीजेपी की हुकूमत दिल्ली में बजट पेश करने जा रही है। दिल्ली के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बजट में जमुना नदी की सफाई और आलूदगी की सतह कम करने के अलावा तालीम और सेहत से मुतालिक स्कीमों का ऐलान किया जा सकता है। बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता का हनुमान मंदिर जाने का प्रोग्राम है। एक बयान में वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दिल्ली हुकूमत को पहली बार ये मौका मिला है। नीज़ वजीर आला ने इसे डबल इंजन वाली हुकूमत का बजट करार दिया और मरकज के साथ मिलकर काम करने की बात कही। वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर योगी आदित्यनाथ के 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर यूपी हुकूमत के वुज़रा और बीजेपी के ओहदेदार आज से 27 मार्च तक हर जिले का दौरा करेंगे और लोगों के साथ जश्न मनाएंगे। वजीर आला योगी खुद आज गोरखपुर से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला प्लेटेनियम एरिया के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 20 से ज्यादा महकमों की तरक्की और अवामी बहबूद पर मबनी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। योगी प्रोग्राम में गुज़िश्ता 8 सालों में हुकूमत की कामयाबियों के बारे में भी बात करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा के बेलगछिया इलाके का दौरा किया। हाल ही में बेलगछिया के इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे 1 किलोमीटर तवील पानी की पाइपलाइन समेत अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ममता हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत इस इलाके को नजरअंदाज कर रही है क्योंकि यहाँ हिंदी बोलने वाले रहते हैं। उन्होंने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की, सूरत हाल का जायजा लिया और हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा किया। हावड़ा कॉर्पोरेशन, हावड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सब तृणमूल कांग्रेस का कंट्रोल में। लोग काल से भाजपा की सब कार्यकर्ता, हमारी यहाँ का लोकल जितना भी वॉलेंटियर है, सब काल 500 रुपये आदमी को हम लोग पूरा खाने का इंतजाम किया और 100 घर में हम लोग का रिलीफ का काम चल रहा है। और गैर कानूनी मदारिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बाद उत्तराखंड हुकूमत अब उनकी फंडिंग की मुकम्मल जांच करने जा रही है। अफसरान अपनी रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर आला के दफ्तर में पेश करेंगे। गुज़िश्ता 1 माह से रियासत में गैर कानूनी मदारिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक पूरी रियासत में 136 मदारिस को मुकम्मल दस्तावेजात न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि ये बात सामने आई है कि पूरी रियासत में 500 से ज़ायद गैर कानूनी मदारिस काम कर रहे हैं। तहकीकात के बाद ही ये वाज़ेह हो सकेगा कि इन मदारिस को दूसरे ममालिक से फंडिंग मिल रही है या नहीं। रियासत के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि गैर कानूनी तजावुज़ात और गैर कानूनी मकबरों के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी। अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सरबनंद सोनोवाल ने सिंगापुर के इफरादी क़ुव्वत के वजीर डॉक्टर टेन सी लैंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत और सिंगापुर के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और समुद्री तिजारत और आलमी जहाजरानी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के लिए हमवतनों से तजावीज़ मांगी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और इस महीने की मन की बात के लिए लोगों से बड़ी तादाद में इनपुट मौसूल होने पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद लिखा कि ये इनपुट समाजी भलाई के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ताकत को उजागर करते हैं। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में mygov.in पर एक लिंक शेयर किया है और लोगों को इस एपिसोड के लिए अपने ख्यालात शेयर करने की दावत भी दी। कॉमेडियन कुणाल कामरा के तबसरे के मामले में शिवसेना के एमपी मिलिंद देवड़ा ने कहा कि ये उद्धव ठाकरे और उनके साथियों की मिलीभगत हो रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग दिशा सालियान केस से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम की खिदमत में मसरूफ लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज एक नया ट्रेंड है हमारे देश की राजनीति में, जो हकदार राजतंत्रवादी हैं, एंटाइटल्ड मोनार्किस्ट्स, वे वर्गवादी लोगों को, क्लासेस लोगों को, एंटाइटल्ड लोगों का उपयोग कर रहे हैं। एक प्रकार से उनको अपने माउथपीस बनाकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे। कुछ ही दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बहुत ही गंभीर याचिका उद्धव ठाकरे उभाटा पार्टी के नेताओं के खिलाफ लॉन्च किया गया। दिशा सालियान के पिताजी ने स्वयं जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किया। उससे अटेंशन हटाने के लिए, लोगों को कहीं और, पब्लिक को कहीं और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एक षड्यंत्र है। और जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब हरीश पी ने कहा कि पाकिस्तान के नुमाइंदे ने एक बार फिर से भारतीय मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर पर नामुनासिब तबसरा किया है। इस तरह के बार बार तस्करे ना तो उनके गैर कानूनी दावों की तौसीक करते हैं और ना ही उनकी रियासती सरपरस्ती में सरहद पार दहशतगर्दी का जवाब पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, जिसे इसे खाली करना चाहिए। हम पाकिस्तान को मशवरा देंगे कि वो अपने तंग और तिफरका अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो हटाने की कोशिश न करें। Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. और मेक इन इंडिया पहल के आगाज के बाद से 2023-24 में दिफाई प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। रवा माली साल में दिफाई प्रोडक्शन में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिफाई प्रोडक्शन 2023-24 में 174% बढ़ा है, जबकि ये 2014-15 में सिर्फ 46,429 करोड़ रुपए ही था। बड़े देसी दिफाई निज़ामों में धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, असल जंगी टैंक अर्जुन, हल्का जंगी तैयारा तेजस, आकाश मिसाइल, तैयारा बरदारी, बहरी जहाज और आबदोज़ें वगैरह शामिल हैं। 2023-24 में मुल्क से दिफाई मसनूआत की बरामद 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 2013-14 के मुकाबले में बरामदात में 30 गुना इजाफा हुआ है। गरीबों को मुस्तकिल मकान फराहम करने के लिए बनाई गई पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश नए रिकॉर्ड बना रहा है। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव की क़यादत में मध्य प्रदेश पीएम आवास ग्रामीण में पहले नंबर पर है और पीएम आवास अर्बन में दूसरे नंबर पर है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जो मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों के निफाज में सबसे आगे है, उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी एक रिकॉर्ड बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की क़यादत वाली हुकूमत की कोशिशों से मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मुल्क में नंबर 1 बन गया है, जबकि इस स्कीम में मध्य प्रदेश शहरी मकानात में मुल्क में दूसरे नंबर पर है।
2016-17 में मध्य प्रदेश के दही इलाकों में इस स्कीम के आगाज के बाद से अब तक 41 लाख मकानात को मंजूरी दी जा चुकी है। 36 लाख घर पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं और इसके जरिए 6,13,000 खवातीन के अलावा 35,000 से जायद बेजमीन खानदान बराह रास्त मुस्तफीद हुए हैं। इस स्कीम से 7,56,000 दर्जे फहरिस्त जात के खानदानों और 15 लाख से ज्यादा दर्जे फहरिस्त कबाइल के खानदानों ने भी फायदा उठाया है। प्रधानमंत्री आवास चाहे शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के, सरकार की प्राथमिकता में हम लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां केंद्र सरकार की प्राथमिकता के आधार पर ही जो राज्य की सरकार है वो काम कर रही है। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में तकरीबन 8.5 लाख घर बनाए गए हैं। आने वाले 5 सालों में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास सरकारी स्कीम दरअसल गरीबों के लिए खुशी का घर बन गई है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव इसके निफाज में चौकस हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दही इलाकों में पीएम आवास योजना लोगों के मुस्तकिल मकान का ख्वाब को पूरा कर रही है। बहुत बहुत मेहरबानी अदा करना चाहता हूँ मोदी जी का कि आज मैं पक्के मकान में रह रहा हूँ और मेरा खुद का मतलब अपसेट हो रहा है। मैं विकलांग आदमी हूँ सर, मेरे परिवार भी अच्छा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल। मेरा पहले कच्चा मकान था अब पक्का बन गया है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरा मकान पहले कच्चे का पक्का बन गया है। पहले हमारा कच्चा मकान था, हम पहले पत्थरों के मकान में रहते थे। पानी बरसात की हमको बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से हमको सहायता दिए, पैसे दिए हैं ना, हमारा मकान उनकी वजह से बहुत अच्छा पक्का मकान हो गया। मध्य प्रदेश में दही इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे मरहले के लिए सर्वे का अमल शुरू हो गया है। इसका मकसद अहल खानदानों को 2028-29 तक उनकी अपनी पक्की छत फराहम करना है। इस दूसरे मरहले में 31 मार्च तक नए नाम शामिल किए जाएंगे। सर्वे के दूसरे मरहले में भी दर्जे फहरिस्त जात और कबायली खानदानों को तरजीह दी जाएगी। मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में अग्रणी बनकर उभरा है। केवल ग्रामीण आवास ही नहीं बल्कि अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को कहा कि वो वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले किसी भी मुल्क पर 25% टैरिफ आयद करेंगे। उनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान गैर कानूनी तारिकीन वतन के मामले पर तनाव अपने उरूज पर है। जनूबी अमेरिका मुल्क वेनेजुएला को रूस नवाज समझता है। वेनेजुएला तेल पैदा करने वाले एक बड़ा मुल्क है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा कि वेनेजुएला ने अमेरिका और उसकी आज़ादियों के साथ दुश्मनी की है जिनकी हम हिमायत करते हैं। लिहाजा कोई भी मुल्क जो वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदता है वो हमारे मुल्क के साथ की जाने वाली किसी भी तिजारत पर अमेरिका को 25% टैरिफ अदा करने पर मजबूर होगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भारत वेनेजुएला के खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। 2024 में भारत ने वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल दरामद किया है, जो कि भारत की कुल खाम तेल की खरीदारी का 1.5% है। इस्तांबुल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी हैं। पीर की रात देर गए मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान एक बार फिर से झड़पें हुई हैं। तुर्की की एक अदालत ने इस्तांबुल शहर के मेयर इकराम इमाम ओकलू को बदउनवानी के इल्जाम में जेर इल्तवा मुकदमे की समाअत के लिए जेल भेज दिया है। इमाम ओकलू को जेल भेजने के फैसले ने मुल्क में 1 दिहाई से भी ज्यादा अरसे में सबसे बड़े एहतजाज को जन्म दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की मरकजी जमात, यूरोपीय रहनुमाओं और हजारों मुजाहिरीन ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर तनकीद करते हुए इसे सियासी और गैर जमहूरी करार दिया है। आपको बताते चलें कि इमाम ओकलू को सदर तैयब उर्दगान का अहम सियासी हरीफ समझा जाता है। इस्तांबुल म्यूनिसिपैलिटी हेडक्वार्टर के सामने हिज़्ब इख्तिलाफ की मरकजी जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP के रहनुमा ने मीडिया, ब्रांड्स और स्टोर्स के बाइकॉट की कॉल का इयादा किया। उन्होंने कहा कि इमाम ओगलो के खिलाफ तमाम इल्जामात बेबुनियाद और सबूत के बगैर हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर बात करें तो अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 24% का इजाफा हुआ है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आपको बता दें कि साथ साथ इन अरकान को पेंशन भी दी जाएगी और ये सब 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सुर्खी देख लेते हैं। जहां जामिया मिलिया इस्लामिया में नौरोज़ का एहतमाम किया गया। नौरोज़ लोगों को सिलह व आतिशी के साथ ज़िंदगी गुजारने का पैगाम देता है। ये महज एक एशियाई ममालिक का त्यौहार नहीं है बल्कि ये अमन का त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं, ट्रंप का एक बड़ा ऐलान यहाँ पे सामने आया है। 5 लाख तारकीन वतन को 24 अप्रैल तक अमेरिका छोड़ने का उन्होंने हुक्म दिया है। आगे बढ़ते हैं, गैर मुल्कों में सबसे गमगीन मुल्क लबनान करार दिया गया है। वाज़ेह है कि लबनान जहां पर कई सालों से जंग जारी है। आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका के कैरोलाइन में आग अब तेज़ हो गई है और होते होते बेकाबू होती जा रही है और बड़े पैमाने पर इनखला यहाँ पर शुरू हो गया है। इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां और आगे जान लेते हैं खेल की खबरें। जहां दिल्ली के गुलफाम अहमद ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। कौमी सतह पर मिली इस कामयाबी से वो बहुत खुश हैं। उनके मुताबिक खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म ने उन जैसे खिलाड़ियों को नई जहत दी है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म पैरा एथलेटिक्स के लिए एक एजाज़ है। हमारे नामनिगार गौरव कुमार ने उनसे खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ गुलफाम अहमद हैं जो कि पैरा पावर लिफ्टर हैं, उनसे बात करते हैं। गुलफाम, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और लास्ट टाइम आपका ब्रॉन्ज था, इस बार गोल्ड आया। क्या कुछ मेहनत की इस बार? जी, पिछले साल से अब तक परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो कि पहला था मेरा लास्ट ईयर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल था और इस बार मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया क्योंकि जब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना अच्छा करिए तो हमें भी अच्छा करना चाहिए और मैंने गोल्ड मेडल लिया है। अब किस तरह का देखते हैं चेंज जो है पहला जो एडिशन था उससे अब इस वाले एडिशन में? काफ़ी बदलाव आया है फैसिलिटीज़ में, सुविधाओं में, और जो एक स्टैंडर्ड को, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो मेंटेन किया गया है यहाँ पे, चाहे वो रूल्स रेगुलेशंस हो, फूड क्वालिटी हो, ट्रैवल हो, स्टे हो, सारे लाइवलीहुड को एज पर पैरा स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कंपटीशन का जो लेवल है वो किस तरह का दिखता है आपको यहाँ पे? कंपटीशन लेवल बहुत ही अब बढ़ गया है क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटीज़ और रिकॉग्निशन बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा इसके लिए अवेयर हो रहे हैं। अभी पैरा स्पोर्ट्स एक इंक्लूजन को, जैसे नॉर्मल के साथ हमारा भी एक पैरा स्पोर्ट्स अब खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 साल से। आपने पावर लिफ्टिंग को ही क्यों चुना और किसी और खेल में क्यों नहीं गए? एक्चुअली मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था जस्ट बॉडी बनाने के लिए, लेकिन फिर जब मुझे 2008 में पता लगा, मैं जूनियर था स्कूल टाइम से ही, तब मैंने नेशनल में मेडल लिया था। चलिए, आपके इस हौसले को सलाम है और उम्मीद यही करेंगे कि आप आगे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को सामने रखें। तो ये है गुलफाम अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो ज़रूरी चीज़ है, जो एक टॉनिक है, वो है जज्बा। इसको आपको बनाकर रखना है, हिम्मत को आपको बनाकर रखना है, इसको बिखरने नहीं देना है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अहमदाबाद में मुनक़िद होने वाले नेशनल डेफ सीनियर, जूनियर और सब जूनियर गेम्स कल इख्तिताम पज़ीर हो गए, जिसमें रियासत राजस्थान ने सबसे ज़्यादा तमग़े हासिल किए हैं। मगरबी बंगाल ने टेबल टेनिस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ द डेफ के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद इस मुकाबले में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और तमग़े जीते। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।